आज मैं डेली प्रैक्टिस के अंतर्गत मैं क्लास 8 के इंग्लिश बुक का ग्रामर पोर्शन पर बात करने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर है आई वंडर। वाओ, इट्स ए गुड पोएम। तो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स ऑन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है वाक्यांश क्रिया। अब तक हम लोग ये सुने हैं कि वर्ब एक होता है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं, और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। आज हम सुनेंगे फ्रेजल वर्ब। ऐसे वर्ब जो दो या दो से अधिक वर्ड से बनते हैं। जनरली ये एक मेन वर्ब रहता है और उसमें प्रीपोजिशन लगे होते हैं। जैसे देखो, कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ, पुट ऑफ, बुता दो, बुझा दो, बंद कर दो। तो ये दो वर्ड से बने होते हैं और इसमें एक मेन वर्ब रहता है और एक प्रीपोजिशन लगा हुआ रहता है। देखो, इन है, यहाँ पर आउट है, यहाँ पर ऑफ है। जनरली इसी तरह से ये फ्रेजल वर्ब बनता है। और अच्छी इंग्लिश के लिए अगर बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आजकल लोग फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। फ्रेजल वर्ब लगाने से इंग्लिश सुनने में भी, लिखने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे मान लो एक है गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना। ये दो शब्द से बना है, एक होता है गिव, एक होता है अप। गिव अप, गिव अप मतलब है छोड़ना। इसका अलग अलग अर्थ लगाओगे तो तुमको नहीं लगेगा। वास्तव में ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ये दो वर्ड से तो बनते हैं, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ लगाओगे तो उससे अर्थ नहीं निकाल पाओगे। कुछ तो निकल जाता है, उसका भावार्थ देखोगे निकल जाता है। रटने के लिए कुछ बताऊँ, उसका थोड़ा सेंस पकड़ोगे। जैसे मान लो यहाँ पर, यहीं पर देखो, जैसे गिव, एक है अप। गिव मतलब होता है देना, अप होता है ऊपर। तो गिव अप का अर्थ होता है छोड़ना। यानी अगर तुम कोई चीज़ को ऊपर दे रहे हो, ऊपर देते हो, तो उसको यानी छोड़ना है। हमारे स्कूल के एक सर हैं, बेचन सर, ओम शांति हैं, ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। वो बराबर जब कोई किसी को एक अभियान चलाए हुए हैं कि ये जो नशा मुक्ति है उसके प्रति, तो जब कोई खैनी वगैरह, गुटखा वगैरह खाता रहता है, वो कहते हैं कि हमको दे दीजिए। तो पता नहीं जो खाने वाला जो लगाता रहता है ना, वो क्या करता है, लगाने का उसको खैनी देता है। तो कहता है अरे मैं तुमको खैनी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुमको ये तुम्हारी ये आदत है उसको मांग रहा हूँ। वो आदत तुम दे दो, छोड़ दो। तो गिव अप मतलब होता है दो ऊपर, ऊपर दो, यानी क्या, ऊपर वाले को दे दो, ये आदत ऊपर वाले को दे दो। जनरली किसी आदत को छोड़ने के सेंस में ये गिव अप का यूज़ किया जाता है फ्रेजल वर्ब का। तो गिव अप मतलब होता है छोड़ना। इसका ऐसे बनेगा, उसने जैसे मतलब स्मोकिंग छोड़ दिया, तो कहोगे ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, छोड़ दिया। जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है बुताना, बंद करना। जैसे लाइट को हम लोग बंद करते हैं तो बोलते हैं पुट ऑफ। क्लोज, लाइट को क्लोज नहीं करते हैं, बंद नहीं करते, लाइट को हम क्या करते हैं, पुट ऑफ करते हैं, बुता देते हैं। इसका एक सेंटेंस देखो, शी पुट ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। उसने बत्ती बुता दी और सोने के लिए चली गई, वेंट टू स्लीप। इस किताब में जो फ्रेजल वर्ब का जो यूज़ किया गया है वो उसमें पहला है ब्लो आउट। ये तुमको बताना है, ब्लो आउट दिया हुआ है। तो ब्लो होता है बहना एक तरह से, लेकिन जब ब्लो आउट होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा बुझाना। इसको एक और, इसका एक सिनोनिम्स है, इसका एक और है वर्ड इसके लिए होता है टू एक्सटेंग्विश। एक्सटेंग्विश मतलब होता है बुझाना। एक्सटेंग्विशर मतलब होता है बुझाने वाला। तो एक्सटेंग्विश मतलब होता है बुझाना। तो ब्लो आउट का मतलब हो गया बुझाना। एक एग्जाम्पल देखो, द कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक वेयर ब्लोन आउट बाय द बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय के द्वारा जो केक पर रखा हुआ था कैंडल्स, उसको बुता दिया गया। द कैंडल्स ऑन द बर्थडे केक, बर्थडे केक पर, वेयर ब्लोन आउट बुता दिए गए, बुझा दिए गए, बाय द बर्थडे केक, बर्थडे बॉय के द्वारा। ये वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, तो बाय द बर्थडे बॉय के द्वारा। ठीक है। दूसरा देखो, इसका ब्लो आउट का
एक जो दूसरा अर्थ भी होता है, उसका अर्थ होता है बर्स्ट, टू बर्स्ट। बर्स्ट मतलब होता है फटना, कोई चीज़ फट जाता है, जैसे टायर वगैरह फट जाता है, तो वहाँ भी हम ब्लो आउट का इस्तेमाल करते हैं फ्रेजल वर्ब का। एक सेंटेंस देखो, द ट्रक्स टायर ब्लू आउट ऑन द हाईवे। ट्रक्स टायर, ट्रक का चक्का, टायर, ब्लू आउट। यहाँ ब्लू आउट मतलब पास्ट टेंस है, ब्लो आउट का पास्ट टेंस हो गया ब्लू आउट, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन। तो इसका भी बदल जाता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है तो पास्ट टेंस हो जाता है। तो उसका जो पहला वर्ड है, तुम जानते हो पहला जो वर्ड है उसी में हम लोग चेंज करते हैं। तो ब्लो आउट तो यहाँ पर हो गया ब्लू आउट, पास्ट टेंस उसका बना दिए। तो द ट्रक्स टायर, ट्रक का चक्का, ब्लू आउट ऑन द हाईवे, हाईवे पर जो है सो फट गया। ठीक है, अब हम देखें दूसरा दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है फुलाना, जैसे तुम बैलून वगैरह फुलाते हो तो उसको कहते हैं ब्लो अप। एक सेंटेंस देखो, शी ब्लू अप द बैलून, उसने बैलून फुलाई फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तीसरा है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब होता है हवा से उड़ा देना, जब तेज़ हवा चलती रहती है और उसमें हमें कोई चीज़ उड़ा देती है, तो कपड़े उड़ जाता है, तुम टोपी पहने होते उड़ जाता है, बाल तुम्हारा जो फड़फड़ाने लगता है, तो ब्लो ऑफ मतलब हवा से उड़ा देना। इसका एक सेंटेंस देखो, द विंड ब्लू ऑफ हर हैट। एक आदमी टोपी पहने हुआ था, हैट पहने हुआ था, हवा, विंड, एयर मतलब भी हवा होता है, विंड मतलब भी हवा होता है, जानते हो, लेकिन जब बहती हुई हवा रहती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो यहाँ विंड का प्रयोग करेंगे, द विंड ब्लू ऑफ, उड़ा दी, हर हैट, उसकी टोपी जो उड़ा दी। उसके बाद है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का होता है गुजर जाना, बीत जाना, कोई समय जब गुजर जाए, बीत जाना, तो उसको कहेंगे ब्लो ओवर। एक सेंटेंस देखो, द क्राइसिस विल ब्लू ओवर विद द टाइम। ये संकट, क्राइसिस मतलब संकट, विल ब्लू ओवर गुजर जाएगी, विल ब्लू ओवर, विल ब्लो ओवर, सॉरी यहाँ विल ब्लो ओवर, यहाँ पास्ट टेंस देंगे, चूँकि विल है तो प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे। द क्राइसिस विल ब्लो ओवर विथ द टाइम। समय के साथ ये जो संकट है गुजर जाएंगे। वैसे भी समय के साथ सभी बहुत बड़े बड़े संकट भी गुजर जाते हैं, मिट जाते हैं समय के साथ, घाव भी समय के साथ धीरे धीरे भर जाते हैं। तो ये हो गया ब्लो ओवर। ब्लो ओवर मतलब गुजर जाना, बीत जाना। द क्राइसिस विल ब्लो ओवर विद द टाइम। उसके बाद है ब्लो अवे। ब्लो अवे, ब्लो अवे मतलब होता है बहुत प्रभावित करना, चकित कर देना। किसी का परफॉर्मेंस, किसी का गाना सुन करके लोग कैसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित लगता है, चकित होने लगता है, अरे भाई वाह कितना अच्छा गाया है, कितना अच्छा डांस किया है। तो उस समय हम लोग कहेंगे ब्लो अवे। यहाँ सेंटेंस देखो, द सिंगर्स परफॉर्मेंस, गाय का जो प्रदर्शन था, परफॉर्मेंस था, ब्लू द ऑडियंस अवे। ऑडियंस में होता है श्रोता, श्रोता को ब्लू द ऑडियंस अवे। ये ऑडियंस आ गया बीच में, ये ब्लू अवे अलग अलग आ गया, ऑब्जेक्ट को बीच में डालते हैं इसमें में फ्रेजल वर्ब में। द सिंगर्स परफॉर्मेंस ब्लू अवे द ऑडियंस अवे। ये जो गायक का जो प्रदर्शन था वे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, चकित कर दिया। नेक्स्ट है ब्लो इन। ब्लो इन का मतलब होता है अचानक आना, कोई चीज़ अचानक पहुंच जाना, कोई चीज़ आ जाता है अचानक, किसी को देखे नहीं हो वो अचानक तुम्हारे घर पर पहुंच गया, उसको हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे ब्लो इन। कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब होता है देखो। तो ए स्ट्रेंजर का सेंटेंस देखो, ए स्ट्रेंजर ब्लू इन फ्रॉम द फॉरेस्ट। अचानक से जंगल से कोई अपरिचित, स्ट्रेंजर विचित्र, या अचानक अपरिचित का यूज़ करेंगे, कैसे समझेंगे। तो स्ट्रेंजर ब्लू इन आया, फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से एक कोई अपरिचित आदमी आ गया, तो ये करेंगे ब्लो इन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखो, आगे ग्रामर का पोर्शन जो इसमें दिया हुआ है वो आई वंडर में से इसमें दिया हुआ है C13 क्वेश्चन नंबर है। इसमें दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का बता रहा है तुमको, फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके कुछ दिया हुआ है, 5 वर्ड्स तुमको दिया हुआ है,
और नीचे में जो है सो जो खाली जगह है उसमें तुमको इसे भरना है। फिर इन द ब्लैंक्स विथ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या है यहाँ पर? तो पहला है पुट आउट। पहले इसका माने समझे। पुट आउट, पुट आउट मैंने वही होता है एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश मैंने बुझाना। पुट आउट मैंने भी होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना। दूसरा कॉल आउट, कॉल आउट मैंने होता है इसका सिनोनिम से समन, समन करना, किसी को बुलाना। कहीं दूसरी जगह है उसको हम बुलाते हैं और सामने में उसको कॉल करते हैं, लेकिन कहीं बाहर है हम देख नहीं रहे हैं, उसको अगर बुलाना होता है जैसे कोर्ट समन करता है। कोर्ट जो है सो जो केस में लगे हुए होते हैं व्यक्ति, दो पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों को बुलाता है कोर्ट। क्या बताइए? तो उसके लिए समन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी को बाहर है, हमारे सामने में नहीं है, उसको हम बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसको कॉल नहीं कहेंगे, उसको हम समन कहेंगे, समन करना। तो उसका फ्रेजल वर्ब होता है कॉल आउट, बुलाना, कॉल आउट। सेट आउट, सेट आउट मतलब होता है कि शुरू करना, यात्रा शुरू करना, टू बिगिन ए जर्नी, कोई यात्रा आरंभ करना, शुरू करना, सेट आउट। वाइप आउट, वाइप आउट मतलब वाइप में होता है मिटाना, जानते ही हो। तो वाइप आउट मतलब भी मिटाना, हटाना, टू रिमूव करना। एक और सिनोनिम हो सकता है टू रिमूव, वाइप आउट मतलब टू रिमूव। एक होता है गिव अप, बता ही दिए हैं, गिव अप मतलब होता है छोड़ना, लीव, छोड़ देना, किसी आदत को छोड़ना। जनरली निगेटिव सेंस में ही लिया जाता है, कोई गंदा आदत को छोड़ देता है उसको बोलते हैं गिव अप, छोड़ देना, छोड़ना, टू लीव, छोड़ देना। अब ये पांचों का अर्थ तुम लोग समझ गए। पुट आउट मैंने बुझाना, कॉल आउट मैंने सब बुलाना, सेट आउट मैंने यात्रा करना, वाइप आउट मैंने मिटाना या हटाना, गिव अप मैंने छोड़ना। अब तुमको ये जो 5 सेंटेंस दिया है उसमें तुम खुद भर लोगे। वैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता है द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पोलियो। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर हटाना चाहता है, नहीं मिटाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा? वाइप आउट। यहाँ पर क्या लगाएंगे? वाइप आउट। गवर्नमेंट पोलियो को जड़ से हटाना चाहता है, तैयार है, तो यहाँ कहते हैं गवर्नमेंट इज़ रेडी टू वाइप आउट पोलियो। दूसरा ही फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। तो उसने कलकत्ता के लिए, कलकत्ता है पापा के साथ है, फादर के साथ है, तो हमको लगता है यात्रा आरंभ करना। तो यहाँ पर उसने ही क्या होगा? यात्रा आरंभ किया, तो सेट आउट। यहाँ पर क्या होगा? सेट आउट, यात्रा आरंभ किया। ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। यहाँ सी है, देख कर तुम पहचान जाओगे। ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, पेशेंट की जांचने के लिए डॉक्टर को, डॉक्टर क्या करो? बुलाओ। तो क्या होगा? कॉल आउट। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉल आउट। कॉल आउट मतलब बुलाना, तो कॉल आउट ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। उसके बाद है ही हैड टू स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सांस लेने में कठिनाई होने लगी, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। तो ही हैड टू, छोड़ना को तो जानते हो कि गंदा आदत को छोड़ना क्या होता है? गिव अप। तो ही हैड टू गिव अप। यहाँ क्या हो जाएगा? ही हैड टू गिव अप। कितना अच्छा फ्रेजल वर्ब सब होता है, देखो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। लिखने में आजकल अच्छा से अच्छा अंग्रेजी में लिखना है तो फ्रेजल वर्ब को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। इस पर हम एक डिटेल से एक वीडियो डालेंगे, लेकिन चूँकि हम एक ग्रामर पोर्शन तुमको बता रहे हैं, इसी पर हम लोग चर्चा अभी तत्काल में करते हैं, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो तुम लोगों का है वो है स्लीप। स्लीप के समय तुमको चैप्टर है तो पढ़े हो गए। तो इसमें कह रहा है, ग्रामर पोर्शन इसमें ये है, कह रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द एल वाई लगा करके जो किस वर्ड में बनता है, वर्ड्स परफॉर्म्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जनरली एल वाई लगा करके हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब में लगता है। जैसे होता है जैसे ही राइट्स लिखता है तो कैसे लिखता है, तो ही राइट्स करेक्टली, तो करेक्टली एल वाई लगा करके जनरली लोग एडवर्ब बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एल वाई लगा करके सिर्फ हम एडवर्ब भी बनाएंगे, वह नॉन के रूप में भी हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, और एडवर्ब के रूप में तो होता ही है। तो ये तुमको यही चेक करना है इस क्वेश्चन में कि एल वाई लगा के जो वर्ड होते हैं वो यहाँ पर क्या है, नॉन है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब देखो आराम से देख पाओगे, समझ जाओगे।
जैसे पहला दिया हुआ है कि ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन, पूर्वी हवा, पूर्वैया हवा, पूरब की पूरब से और आने वाली हवा को हम लोग कहेंगे ईस्टर्ली विंड्स, पश्चिम से आने वाली हवा कहेंगे वेस्टर्ली विंड्स। तो यहाँ पर है द ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग रेन, वर्षा लाती है, जो पूरब से आने वाली हवा होती है वो वर्षा लाती है। तो यहाँ विंड्स के बारे में बताया है, विंड्स का नाम है, इसका नाम है ईस्टर्ली विंड्स, मतलब पूर्वी हवा एक नाम है। तो नाम को हम क्या समझेंगे, नाउन होता है, इसलिए ईस्टर्ली विंड क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। दूसरा है ही विजिट्स अस रेयरली नाउ एडेज, ही विजिट्स अस रेयरली नाउ एडेज। तो रेयरली यहाँ क्या, रेयरली, ही विजिट्स अस, वो हमारे पास हमारे यहाँ विजिट करता है, ही विजिट्स अस, हम लोगों के पास, हम लोगों के यहाँ, रेयरली कभी कभी, आजकल, नाउ एडेज मतलब आजकल, तो कभी कभी विजिट करता है। तो यहाँ विजिट के बारे में बताया गया है, यह भर्व है, विजिट के बारे में बताया गया, विशेषता बताया गया। तो नेचुरली क्या होगा, जो भर्व की जो विशेषता बताया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ क्या हो गया, रेयरली एडवर्ब हो गया, ठीक है, यह रेयरली एडवर्ब हो गया। तीसरा है द लैंड वाज भास्टली अम्यूज्ड। तो यहाँ पर भास्टली, वहाँ एल्वा वाला शब्द है भास्टली, तो भास्टली अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब खुश होना। तो यह द लैंड, शेर जो था सो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, खुश था। तो यहाँ पर एक खुश होना, एक खुशी होना, एक तरह से एक एडजेक्टिव है, कैसा है, तो खुश है, हैप्पी, खुश है। तो यहाँ क्या होगा, एक विशेषता है, किसके बारे में विशेषता है, लैंड के, लैंड कैसा है, तो बहुत खुश है। तो खुश होना, एक खुश रहना, एक क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बताएं, तो खुश है। तो लैंड कैसा है, तो खुश है, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भास्टली, यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये लैंड के बारे में बता रहा है, इसलिए वह एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है कि दिस रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स अस होमली मील्स, होमली मिल्स मतलब यह रेस्टोरेंट जो है सो देता है, प्रोवाइड्स मैंने देना, अस हमें, यह हमें देता है होमली मिल्स, घर जैसा खाना। तो घर जैसा खाना हो गया, तो खाना की विशेषता बता रहा है, कैसा खाना, तो होमली मिल्स, घर जैसा, इसलिए होमली यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा देखो, हिज मंथली सैलरी इज़ वेरी हाई। तो उसका जो सैलरी है, कौन सैलरी, तो मंथली सैलरी। तो सैलरी के बारे में विशेषता बता रहा है, नहीं कैसा सैलरी है, तो मंथली सैलरी, मासिक सैलरी। तो मासिक सैलरी का चूँकि विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, मंथली एडजेक्टिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, द स्टूडेंट हैज़ सॉल्व दिस सम करेक्टली। तो आराम से कह दोगे कि द स्टूडेंट हैज़ सॉल्व, स्टूडेंट ने बनाया है, सॉल्व किया है, दिस सम, इस सवाल को करेक्टली, सही। तो उसने भर्व का जो सॉल्व किया उसको कैसे किया, करेक्टली किया है। तो यह भर्व की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर करेक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाए। जो भर्व की विशेषता बताए एडवर्ब, जो नॉन की विशेषता बताएं एडजेक्टिव। तो यहाँ तो भर्व की विशेषता बता रहा है करेक्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, द चिल्ड्रेन डांस्ड हैप्पीली। यहाँ भी कह दोगे कि बच्चे ने डांस किया, कैसे किया, खुशी डांस किया, हैप्पीली। यह डांस करने का विशेषता बता रहा है, भर्व की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर नेचुरली क्या होगा, एडवर्ब होगा। उसका देखो, ही रेड द बुक थॉरोली। उसने किताब पढ़ी, कैसे, थॉरोली मतलब पूरा, इस पार से उस पार तक, उसको बोलते हैं थॉरोली, गो थ्रू जिसको बोलते हो हम लोग। थॉरोली मतलब होता है पूरा, थॉरोली चेकअप, पूरा चेकअप करना। थॉरोली मतलब होता है पूरा, संपूर्ण रूप से। तो ये संपूर्ण रूप से उसने किताब को पढ़ा। तो यहाँ पर पढ़ने की विशेषता बता रहे हैं, तो नेचुरली है कि भर्व की विशेषता बताए, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है लेसन तीसरा में, देखो यहाँ ग्रामर पोर्शन क्या है। तीसरा लेसन जो राजाज ड्रीम है, उस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी द वर्ड्स विच आर अपोजिट। इससे पहले ग्रामर तुम लोग को बताए थे सिनोनिम्स, समान अर्थ वाला।
अब इस चैप्टर में अब तुम लोगों को ये बता रहा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, उल्टा, जिसको हम लोग हिंदी में विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ये एंटोनिम और सिनोनिम तो बहुत काम आता है ग्रामर में, बराबर पूछता है कंपटीशन में तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अभी से अभ्यास लगाओ सीखना ये एंटोनिम और सिनोनिम्स का। तो एंटोनिम हो गया उल्टा, अपोजिट मीनिंग का जो वर्ड होगा वो जो होगा उसका एंटोनिम। तो यहाँ पर तुमको दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है एप्रिसिएट, इसको बोलेंगे एप्रिसिएट। एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएट। तो दूसरा क्या होगा, निंदा करना। तो उसका जो एंटोनिम होगा उल्टा जो होगा वो होगा अनएप्रिसिएट। UN लगा दोगे तो बन जाएगा अनएप्रिसिएट। उसका डेप्रिसिएट भी सो भी बोलते हैं, डिप्रिसिएट भी बोलते हैं। लेकिन किताब में चूँकि अनएप्रिसिएट दिया हुआ है, चूँकि स्टोरी बुक से ही कह रहा है, तो अनएप्रिसिएट यहाँ पर होगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में अगर देखें तो लोग तो डिप्रिसिएट भी तुम लोग कह सकते हो। एप्रिसिएट में प्रशंसा करना और निंदा करना होगा अनएप्रिसिएट या डिप्रिसिएट, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। वैसे आप अगर स्टोरी से दे किताब में देगा स्कूल एग्जामिनेशन में तो तुम अनएप्रिसिएट ही लिखना, ठीक है। दूसरा है हेटेड। हेटेड मतलब हेट में होता है घृणा करना, तो घृणा किया, इसका तुम जान ही सकते हो, इसका हो जाएगा लव्ड, प्यार किया। तीसरा है नेवर माने कभी नहीं, इसका तो आराम से बोल सकते हो कि हमेशा यानी ऑलवेज। ये थिन जानते हो होता है पतला, तो मोटा क्या होगा थिक, ये भी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। वीप मतलब होता है रोना, जानते हो तो होगा हंसना, एंटोनिम तो होगा लाफ। यहाँ बिगेन माने शुरू किया, तो अंत करना, उसका एंटोनिम क्या होगा अंत करना, तो एंडेड, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है पुश्ड, पुश नहीं खींचना, पुश करना। धकेलना, पुश माने क्या होता है धकेलना, पुश माने धकेलना, तो धकेला। यहाँ पर क्या खींचा, तो पुल, अब क्या होगा पुल। पुश्ड का क्या हो जाएगा पुल्ड हो जाएगा। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है कि मैच द कॉलम। अब ये दिया हुआ है कि किताब में से ही दिया है वर्ड सब चुन करके, और उसका मीनिंग भी तुमको आगे में बता दिया गया, लेकिन अलग अलग करके है, इसको मैच करना है। तो हम समझ लेंगे पहले वर्ड को, तो आराम से इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे देखो जेस्टर, पढ़े हो गए आजाद ड्रीम में, जेस्टर कॉमेडियन जो था जेस्टर। तो जेस्टर का मन जानते हो मस्खरा करने वाला, मजाक करने वाला, मज़ा किया, जेस्टर नहीं। दूसरा हो गया डंग। ये डंग भी तुम लोग जानते ही हो, कूड़ा कचरा, जानवरों का जो अवशेष पदार्थ होता है वो डंग होता है। मलमूत्र सब जो होता है वो सब एनिमल वेस्ट जिसको बोलते हो, तो डंग हो गया। खीर तो खाई हो गए, जो दूध से बनता है और उसमें बहुत सारी चीज़ सब दिया जाता है। एक प्रकार का एक पुडिंग होता है, पुडिंग मतलब होता है मिष्ठान जो चीनी उनी से बना होता है, जो मीठा लगता है खाने में, तो खीर ये पुडिंग होता है एक प्रकार का। अनफॉर्चुनेटली तुम लोग जानते हो, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से नहीं। रियलिस्ड होता है आनंद लेना, रियलिस्ड मतलब आनंद लेना। अम्यूज़ माने क्या होता है, यह भी होता है इंटरटेन करना, मनोरंजन करना नहीं, तो ये भी होता है अम्यूज़। इसी बनता है अम्यूज़मेंट, मनोरंजन, तो अम्यूज़मेंट होता है मनोरंजन करना। अब ठीक है, अब राइट साइड में देखो क्या है, इंजॉयड आनंद किया, अनलकली मतलब दुर्भाग्य से। कॉमिक कैरेक्टर जानते हो, कॉमिक कैरेक्टर। एनिमल वेस्ट जानवरों का जो अवशिष्ट होता है। ए पुडिंग मेड ऑफ राइस शुगर एंड मिल्क, एक ऐसा मिष्ठान जो चावल चीनी और दूध से बना हो। इंटरटेन मनोरंजन करना। अब इसका तो मैच करना है, तो पहला हो गया जेस्टर। ये जो जेस्टर हो गया इसका निश्चित रूप से क्या होगा कॉमिक कैरेक्टर। क्या होगा कॉमिक कैरेक्टर, जेस्टर का होगा कॉमिक कैरेक्टर। डंग दूसरा है डंग, तो डंग का तो तुम जो जानते ही हो कि एनिमल वेस्ट होता है, तो इसका हो जाएगा एनिमल वेस्ट। खीर, तो खीर का तुम कब कह सकते हो कि ए पुडिंग मेड ऑफ राइस शुगर एंड मिल्क, अब तो आराम से कहोगे। अनफॉर्चुनेटली इसको भी तुम आराम से कह दोगे अनलकली। उसका रियलिस्ड, तो रियलिस्ट को भी कह दोगे, चूँकि आनंद लेना, तो इन्जॉयमेंट होता है आनंद लेना, तो इन्जॉयड। एम्यूज़
एम्यूज़ के बाद बच गया ये होगा इंटरटेन, इंटरटेन करना, तो एम्यूज़ का क्या हो जाएगा इंटरटेन, इसको भी आराम से कर दोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ड का मीनिंग अगर जान जाओगे आराम से इसका तुम आराम से मैच कर लोगे। अब देखो अब क्या कह रहा है कि एक नया वर्ड तुम अभी सुनोगे, यार कुछ भी स्टूडेंट तो जानते भी होंगे, एक डिटर्मिनर्स होता है, डिटर्मिनर्स। तो ये कह रहा है कि इन सर्किल डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस दिया हुआ है उसमें डिटर्मिनर्स कहता है चुनने के लिए, बताने के लिए। तो डिटर्मिनर्स के पहले हम लोग जानते हैं, चलिए डिटर्मिनर्स होता क्या है। डिटर्मिनर्स क्या होता है कि कोई मान लो किसी को ऐसा लाइन हम बोलते हैं और इसे ये नहीं पता चलता है कि किसका, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये कौन सा, तो उसमें जो शब्द लगा करके हम अगर कोई ऐसा वर्ड डाल देते हैं जिसे पता चलता है कि वो किसका, संदर्भ, किसी का रेफरेंस बने, किसी को रेफर किया। जैसे उदाहरण देखो, जब हम कहेंगे दिस इज़ ए बुक, हम कहेंगे दिस इज़ ए बुक, मान लो दिस इज़ ए बुक, यह एक किताब है, दिस इज़ ए बुक, ठीक है। तो इस किताब के बारे में कह रहे हैं तो दिस किताब के बारे में रेफरेंस आया दिस बुक बारे में। अब कह देंगे कि दिस इज़ माई बुक, या दिस इज़ हटा करके लिखेंगे दिस इज़ माई बुक, तो यह किताब मेरी है। तो किसके रेफरेंस यहाँ माई लगा करके पता चल जाता है कि ये किताब किसकी है। तो यहाँ माई क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, जो डिटरमाइन करता है, एक संदर्भ डिटरमाइन करता है, यह किससे संबंधित है या किसका है। इस तरह से कोई वर्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का अगर डिफिनेशन कहेंगे तो कहेंगे इट इज़ ए वर्ड विच इंडिकेट्स विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू एंड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉन। इन नॉन या प्रोनाउन के बारे में ये ऐसा वर्ड है जो बताता है कि किस व्यक्ति से या किस वस्तु से यह जुड़ा हुआ, रिलेटेड है, रेफर्ड किया गया, इसे किस व्यक्ति के साथ रेफर्ड किया गया। तो ऐसे को हम कहेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये जनरली नॉन या प्रोनाउन के या नॉन फ्रेज के पहले आते। इतना ध्यान रखना है कि जब भी आएंगे ये, जैसे यहाँ पर देखो ये बुक है तो यहाँ पर दिस इज़ माई बुक, बुक माई नहीं लगाए, माई बुक लगाए, तो डिटर्मिनर्स हमेशा नॉन के पहले आता है, माई बुक। इतना ध्यान रखना है, केवल ये आता है, ठीक है। तो इस तरह सब समझेंगे कि डिटर्मिनर्स जो किसी नॉन के, किस नॉन का जो रेफर करता है, उस वर्ड देने से ये पता चलता है कि ये किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, या यह वस्तु जो है सो किसका है, उसका जो डिटर्मिनेशन करता है उसको हम कहेंगे डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स इसमें द भी, जब आर्टिकल है द, वह भी एक कभी कभी डिटर्मिनर्स का काम करता है, जानते हो। द बॉय हु हैज़ स्टॉलन माई पॉइंट, तो द बॉय एक खास व्यक्ति बच्चा के बारे में बोल रहे हैं, लड़का के बारे में, यही लड़का है जिसने मेरी किताब, तो यही लड़का जो होगा तो ये आर्टिकल द भी रहेगा, तो भी कभी कभी डिटर्मिनर्स उस जगह पर काम करता है। तो द भी डिटर्मिनर्स है, दिस डिटर्मिनर है, दैट, दीज, दोज, माई, योर, हिज, आवर, थिन, सॉरी देयर, सम, मैनी, फ्यू, हाँ। उसके बाद है मच, लिटिल, LITTLE, लिटिल थोड़ा, मैनी बहुत ज़्यादा, विच कौन, वाट क्या, ईच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, आइदर या नाइदर, ये सब क्या हो गए तुम्हारे डिटर्मिनर्स हो गए। तो पहले डिटर्मिनर्स हम लोग जान गए। अब डिटर्मिनर्स पर क्वेश्चन तुम्हारे ग्रामर में क्या है वो देखो। ये कह रहा है कि नाउ फाइंड आउट डिटर्मिनर्स। अब तो डिटर्मिनर्स तो जान गए, अब तो इसमें आराम से खोज लोगे। अब देखो यही है इस वीडियो का बनाने के अलग प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तुम लोग को ग्रामर में बनाने लगे तो सीधे आ जाते हो ग्रामर बनाने पर, तो पहले इसको जान लो। किताब से तुम तो लाइन तो पढ़ते हो, लेकिन उसमें ग्रामर पोर्शन पहले जान लोगे तब बनाओगे तो आराम से बनता जाएगा। और उद्देश्य ये वीडियो बनाने का यही है तुम लोगों को, सीधे रट्टा मल नहीं बन करके उस ग्रामर को समझोगे कि कहीं वर्ड कुछ चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं कि सर ये तो बताया ही नहीं, ये तो किताब में था ही नहीं, कहाँ से दे दिया, ऐसा करता भी है। तो अगर जान जाओगे, कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी वर्ड यूज़ करके तुमको पूछे तो तुम आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मेरी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 से 2 बार देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा हमको, और हम मेहनत जो है हमको उत्साहवर्धन होगा कि चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि नाउ फाइंड आउट द डिटर्मिनर्स, यहाँ खोजना है क्या है। तो पहला सेंटेंस है आई डोंट नो
वेयर आई लॉस्ट माई शूज। तो देखो, आई डोंट नो वेयर आई लॉस्ट माई शूज। यहाँ माई क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। किसका जूता, मेरा जूता। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने अपना जूता कहाँ खो दिया। मेरा जूता, अपना जूता के बारे में बता रहा है, तो माई क्या हो गया, यहाँ डिटर्मिनर्स हो गया। दूसरा है आई एम नॉट फ्री दिस आफ्टरनून। तो दिस आफ्टरनून मतलब दिस जो हो गया, यहाँ क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। आफ्टरनून, कौन सा आफ्टरनून, तो दिस आफ्टरनून। इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसे डिटर्मिनर्स हो गया। कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर ए मिनट। क्या मैं तुम्हारी किताब 1 मिनट के लिए ले सकता हूँ। तो योर इंग्लिश बुक, यहाँ योर क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, किसका बर्थडे, तो तुम्हारा बर्थडे। तो यहाँ योर क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। माई फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी। मेरे बर्थडे पार्टी पर मेरे फादर ने, मेरे पिता ने इन्वाइट किया है अपने दोस्तों को। माई फादर हिज फ्रेंड्स, या हिज क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। दिस रूम इज़ द बिगर देन दैट रूम। तो दिस जानते हो, दिस रूम, इसको रूम के बारे में कह रहा है, रेफरेंस है इस रूम का। तो दिस क्या हो गया, ये डिटर्मिनर्स हो गया। यहाँ दैट रूम, यहाँ दोनों भी है, दिस और दैट, दो डिटर्मिनर्स यहाँ पर हो गए। तो दिस रूम इज़ बिगर देन दैट रूम, यह रूम उस रूम से बड़ा है। तो यहाँ दिस भी हो गया डिटर्मिनर्स, और दैट भी हो गया डिटर्मिनर्स हो गया। ठीक है। सातवां है द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज़ माई अंकल। देखो यहाँ पर देखो, यह दी आर्टिकल के रूप में है, लेकिन एक खास आदमी के बारे में रेफरेंस कर रहा है। एक आदमी जो दरवाजे पर खड़ा है। द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर खड़ा है, इज़ माई अंकल, मेरे चाचा हैं। तो यहाँ द क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। आई एम बिजी दीज डेज, मैं आजकल बिजी हूँ। तो आजकल, तो दीज डेज, दीज क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। आई नीड सम वाटर, मुझे ज़रूरत है, मुझे कुछ वाटर की, कुछ पानी की ज़रूरत है। तो सम यहाँ पर क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है, चौथा सवाल तो में है कि मेक 2 सेंटेंसेस विथ ईच एंड एवरी। देखो ईच एंड एवरी का जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। तो इसका दोनों का अर्थ होता है, ईच या एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। ईच माने भी प्रत्येक, एवरी माने भी प्रत्येक। बहुत सारे सेंटेंस को बनाओगे तो ईच एंड एवरी से बनाओगे। प्रत्येक स्टूडेंट ऐसा किया, प्रत्येक शिक्षक ऐसा कर रहे हैं, प्रत्येक लोग ऐसा कर रहे हैं। तो प्रत्येक का बराबर लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो उसको दोनों का ही होता है ईच, EACH, एवरी, प्रत्येक। लेकिन दोनों थोड़ा सा अंतर, उस थोड़ा को पकड़ना गलती नहीं होगी कभी, कि ईच और एवरी का हम जनरली यूज़ करते हैं, प्रत्येक के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन ईच जो होता है उसमें कोई छोटा समूह होगा तब, और एवरी जो होगा जब बड़ा समूह के प्रत्येक के लिए कहोगे तब जा कर के होगा एवरी। यानी छोटा समूह के लिए ईच और बड़ा समूह के लिए प्रत्येक, एवरी। अब स्कूल में ही देखो, अगर स्कूल में प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कहना चाहोगे तो वहाँ एवरी स्टूडेंट कहोगे। और वही तुम्हारे 8वां क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कहोगे तब कहोगे ईच स्टूडेंट कहोगे। छोटा समूह है स्कूल के रिस्पेक्ट में नहीं। अगर गांव के रिस्पेक्ट में स्कूल कहोगे तो फिर गांव में हो जाएगा एवरी बड़ा में, और तुम्हारे स्कूल में हो जाएगा ईच। तो ईच को जनरली लोग छोटे संदर्भ में, छोटे समूह के लिए प्रत्येक का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ईच का प्रयोग करते हैं। और एवरी का इस्तेमाल लोग बड़े समूह के प्रत्येक के लिए करते हैं, तो उसमें लोग एवरी का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सेंटेंस में, ईच बॉय इन द क्लास इज़ रीडिंग, प्रत्येक लड़का क्लास में पढ़ रहा है। उसी तरह से एवरी स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज़ प्लेइंग, प्रत्येक लड़का, स्कूल का प्रत्येक लड़का खेल रहा है। जब स्कूल के साथ लगाएं तो लगाएं एवरी, प्रत्येक, और जब क्लास के साथ लगाएं ईच बॉय इन द क्लास इज़ रीडिंग, ईच लगाए। एक अंतर तो ये होगा। दूसरा यहाँ बहुत ध्यान देने जोग चीज़ यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा मिस मत करना यहाँ पर, कि जब यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में रहता है ईच और एवरी, जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर तुमको हम एक डिटेल में वीडियो बना करके डालेंगे, उसको देख लेना। यहाँ पर समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ ईच और एवरी जो है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में जब यूज़ होगा तो देखोगे कि यहाँ पर ध्यान देने के बाद कि यहाँ प्रत्येक चीज़ सिंगुलर में यूज़ हो रहा है। देखो प्रत्येक लड़का इन द क्लास, ईच बॉय इन द क्लास इज रीडिंग। जब प्रत्येक लड़का, या लोग मिस कर देते हैं कभी कभी, यहाँ आर लगा देते हैं,
ईच बॉय इन दिस क्लास आर रीडिंग। नहीं, यहाँ गलती मत करना। यहाँ प्रत्येक लड़का के बारे में नहीं, एक एक करके लड़का के बारे में बोल रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, चूँकि प्रत्येक है, मतलब एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो जब भी हम बोलना चाहते हैं तो एक लड़का के बारे में बोलना चाहेंगे, चाहे ईच में हो या एवरी में। टोटल नहीं, ऑल को नहीं बोल रहे हैं। ईच मैंने प्रत्येक, एवरी मैंने प्रत्येक। तो प्रत्येक क्या, एक। तो जैसे ही कहेंगे तो उस समय में जो भी वर्ब होगा या नाउन होगा, यहाँ बॉय है तो ईच बॉयज नहीं कहेंगे, एवरी स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, ईच बॉय कहेंगे, ईच बॉयज नहीं कहेंगे। सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा, या नाउन भी सिंगुलर यहाँ पर। इसके बाद यहाँ जो वर्ब भी आएगा, या देखो ईज है तो या क्या है, सिंगुलर में है। यहाँ पर ईज है, यह भी सिंगुलर में है। तो अगर ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में रहे, हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन और वर्ब और पोसेसिव के हम आगे बताते हैं, जैसे माय योर होता है तो वह भी उसी के अनुसार सिंगुलर में यूज़ होंगे। यानी अगर ईच और एवरी के साथ हमेशा ध्यान रखना कि अगर वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो, तो उस समय में क्या करोगे तुम, नाउन को, वर्ब को, और नाउन और वर्ब, इतना ध्यान रखो, नाउन और वर्ब को तुम सिंगुलर में रखोगे, प्लूरल में नहीं रखोगे। इसलिए यहाँ ईच बॉय इन दिस क्लास इज रीडिंग होगा, ईच बॉय इन दिस क्लास आर रीडिंग नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज प्लेइंग होगा, नॉट आर प्लेइंग होगा। यहाँ लोग गलती करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब देना है। और साथ ही पोसेसिव भी होगा, वह भी सिंगुलर में ही होगा। नेचुरल है, अगर नाउन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वहाँ भी पोसेसिव भी सिंगुलर होगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं होगी। नहीं, एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क, चूँकि एवरी स्टूडेंट है, यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स तो नहीं है, सिंगुलर में है, तो नेचुरली हिज वर्क होगा, देयर तो होगा ही नहीं। यह रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि ईच और एवरी जैसे सेंटेंस में मिले तो नाउन और वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर में रखोगे, ये ध्यान देना। यहाँ लोग गलती करते हैं। यहाँ लोग तो अब तुमको कंपटीशन में पूछते हैं इस तरह के सवाल में, कंफ्यूज कर जाता है। हम कह रहे हैं ईच हुआ प्रत्येक लड़का है तो यह आर रीडिंग हो जाएगा ना, नहीं भाई, आर नहीं होगा। जब ईच और एवरी का यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और एडजेक्टिव के रूप में, तो हमेशा हम क्या करेंगे, नाउन भी रखेंगे, ईच बॉय रखेंगे, एवरी स्टूडेंट रखेंगे, और वर्ब भी इज रखेंगे, सिंगुलर में रखेंगे, प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब देखो आगे देखो। लेकिन ईच कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। उस समय में क्या होगा कि सिर्फ एक चीज़ प्लूरल हो जाएगा, वह क्या होगा, नाउन जो होगा वह केवल प्लूरल में हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। ईच और एवरी में हमेशा नाउन, वर्ब और पोसेसिव होगा, सिंगुलर में होगा। लेकिन जब ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो जाएगा, वहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में था, या जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होने लगेगा, हम सेंटेंस से तुमको बता रहे हैं, तो उस समय में नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखो, इस प्रत्येक लड़का इस काम को कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। और सब चीज़ देखोगे, हिज है तो सिंगुलर में है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर देखो कह रहा है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में है, तो कहोगे ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, इस तरह से कहेंगे। ईच बॉय होता, लेकिन जब ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ लगा देंगे तब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो उस समय में कहोगे प्लूरल का इस्तेमाल करोगे। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। इतना को ध्यान रखना है, अंतर बस इतना ही अंतर है। जब ईच का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, नाउन जो हो जाएगा या सब्जेक्ट जो हो जाएगा यहाँ पर, वो प्लूरल के रूप में होगा। ईच बॉय कहते, लेकिन यहाँ पे ऑफ लगा दिए तो बोलेंगे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, और सब कुछ वैसे ना सिंगुलर में ही रहेगा। बस यहाँ का प्लूरल हो जाएगा नाउन। बाकी देखो इज है, यह भी सिंगुलर में है, हिज है, ये भी सिंगुलर में है। बस केवल नाउन को जो सब्जेक्ट के रूप में रहता है उसको केवल प्लूरल बना देना है, जब ईच जो है सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होने लगे तब। यानी ऐसे याद, एक सेंटेंस याद रखना, ईच ऑफ द बॉयज इज़ डूइंग हिज वर्क, ठीक है। लेकिन ईच बॉय इज़ डूइंग हिज वर्क, लेकिन जब ऐसे कहेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज इज़ डूइंग हिज वर्क। सब हमको लगता है कि तू समझ गया, हो गया, ठीक है। अब तुमको कह रहा है कि 2-3 सेंटेंस, अब दो से हज़ारों सेंटेंस तुम बना सकते हो। 2 ही तुमसे पूछ रहा है तो हमको 4 यहाँ पर बताए हैं तुमको। जो कहोगे ईच मॉर्निंग
आई इन्जॉय ए कप ऑफ कॉफ़ी, प्रत्येक सुबह मैं एक कप कॉफ़ी पीता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, कॉफ़ी लेता हूँ। ईच ऑफ अस हैज़ ए स्पेशल टैलेंट टू शेयर। देखो यहाँ पर ईच ऑफ अस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है, ऑफ लगा दिए तो अस बन गया, ईच ऑफ मी नहीं कहे, ईच ऑफ अस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में था, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर ही हुआ। यहाँ ईच ऑफ अस लगा दिए तो इसका ईच ऑफ जैसे हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हम प्लूरल में डाल देंगे, ईच ऑफ अस, और बाकी चीज़ तो सिंगुलर में रहेगा। ईच ऑफ अस हैज़ ए स्पेशल टैलेंट टू शेयर, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती है जिसको दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। एवरी मॉर्निंग आई एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह आई एक्सरसाइज करता हूँ, टू स्टे हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए। एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज होमवर्क, एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज होमवर्क, देख रहे हो, एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग, एवरी स्टूडेंट्स आर डूइंग नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम 3 चैप्टर तो जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम संपन्न किए हैं अभी, और ख़ासकर जब पूरे किताब का ग्रामर पोर्शन जान जाओगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर को लिखने में बहुत ही आसानी होगी। बट इसके लिए तुम्हें इस प्रत्येक चैप्टर का जो ग्रामर पोर्शन है उसको समझना होगा, देखना होगा। इसलिए अपने इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना, इसे मज़े मज़े में इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले चैप्टर की जो ग्रामर पोर्शन है उसको, और फिर ग्रामर पोर्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को हम जो है बड़े लंबे क्वेश्चन आंसर को सिखाएंगे किस तरह से लिखें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन पहले सीखना ज़रूरी है। तो इस तरह से सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।